तो अगेन हम बात करते हैं जेनेटिक्स, कंटिन्यूड हम कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर ही है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा लास्ट टाइम हमने किया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना, वी हैव डन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने क्या किया था बेटा कि व्हेन मोर देन वन जीन, हम इनको क्या बोल देते हैं बेटा, इनको हम क्या देते हैं नॉन एलिलिक जीन। ध्यान से एक चीज और, मैंने एक और तुम्हें एक नया वर्ड भी बताया है, नॉन एलिलिक जीन्स। नॉन एलिलिक जीन्स का क्या मतलब होता है बेटा, ए एंड ए ये एलिलिक है, दीज आर एलील्स ऑफ द सेम जीन। बी बी ए एंड बी आर नॉन एलिलिक जीन्स, ये ब्रैकेट में लिख लेना, नॉन एलिलिक जीन्स present at different loci, लोकस का प्लूरल है लोसाई, पोजीशन, लोकस का मतलब पोजीशन, प्रेजेंट एट डिफरेंट लोसाई आइदर ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब है बेटा कि ये है ए, ये है ए, दिस इज जेड, जेड, दिस इज एन और ये। तो अब मुझे आपने बताना है कि कौन सी एलिलिक जीन्स है, कौन सी नॉन एलिलिक जीन्स है। चलिए जी प्रभजोत, ये बताओ कौन सी जीन्स है बेटा, ये एलिलिक की नॉन एलिलिक जीन्स? एलिलिक। दीज आर एलिलिक जीन्स, क्योंकि एम और एम ये दोनों, दीज आर एलील्स ऑफ द सेम जीन, तो दीज आर, हम इनको एलिलिक जीन्स भी बोल देते हैं। जीन दी एलील्स ऑफ द सेम जीन या एलिलिक जीन्स एक ही बात है। हाँ जी अर्पिता, आप बताओ ए एंड एम क्या है बेटा? नॉन एलिलिक। These are non-allelic, very good. अक्षय, ये क्या है? Non-allelic genes. These are non-allelic genes, बिल्कुल ठीक है। प्रभजोत ये क्या है? प्रभजोत नहीं, सॉरी हरमन। नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक जीन्स, हाँ जी, इस तरह से ये भी नॉन एलिलिक जीन्स। तो अगर हम ये देखें A and A, these are allelic genes, Z and Z allelic genes, M and M allelic genes. A and Z non-allelic genes on same chromosome या same homologous pair. A and Z are non-allelic genes present on same pair of homologous chromosomes. Whereas A and M, these are non-allelic genes present on different loci. Locus different है ना बेटा, देखो ध्यान से ये देखो कि A and A, Z and Z, M and M,
these are एलिलिक जीन्स। ये हम अलग अलग की बात कर रहे हैं। एलिलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम लोसाई ऑन होमोलोगस पेयर। अगर हम बात करें ए एंड जेड या फिर ये वाला ए एंड जेड, दीज आर, इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर नॉन एलिलिक जीन्स present on different loci on same homologous chromosomes। FC मतलब homologous chromosome। और फिर तीसरा आ जाता है बेटा ZNM या फिर ZN ये वाला या फिर A and M, इस तरह से। These are non-allelic genes present on different loci on different homologous chromosomes present on different homologous chromosomes। ठीक है, ये लिख लो, ये एक बॉक्स में लिख लेना बेटा। राइट डाउन दिस इन बॉक्स। मैम एलिलिक जीन्स की हमेशा सेम लोसाई होती है। एलिलिक जीन्स की हमेशा सेम लोसाई, लोसाई लोकस तो सेम ही होगा ना। अगर लेटर से यहाँ पे ए आ जाए तो ये ए कुछ और होगा। ये हमने गलती से नाम दे दिया ए का, क्योंकि ये तो लोकस डिफरेंट हो गया, तो ये कभी भी ए नहीं हो सकता, ये कुछ और होगा। ठीक है, तो हमेशा इसके ऑपोजिट ही सेम साइज सेम पोजीशन या मतलब सेम लोकस एंड सेम करेक्टर दे कंट्रोल एंड प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, दे मे कंट्रोल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम करेक्टर। अगर एलील्स है तो सेम एलील्स है, एलील्स ऑफ सेम जीन हमेशा सेम लोकस पर ही होगी। और मैम ए जैसे ए जो है वो एक जीन होगी किसी पर्टिकुलर करेक्टर की, तो ऐसी दो जीन्स हो सकती है एक करेक्टर की एक क्रोमोसोम पे। जैसे बात तो एक करेक्टर को एक से ज्यादा जीन्स भी कंट्रोल कर सकती है, वही हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात है जो वो दो जीन्स है वो हो सकता है सेम पे प्रेजेंट हो सकता है डिफरेंट पे प्रेजेंट हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा डिफरेंट पे होंगे या हमेशा सेम पे होंगे, अलग अलग एलील्स है, बस ये ध्यान रखना है। यस मैम। रब कर दूं बेटा इसको मैं? यस मैम। तो हम कह रहे हैं बेटा when more than one genes, ठीक है, control same character in same way, it is called as polygenic inheritance। मैं दोबारा से, पिछली बार आपने किया था, the dominant allele of all the genes controlling same character contributes equally। Let us say
ये मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा है कि नहीं, बट फॉर एग्जांपल लेट अस से, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली लिख लेना, हाइपोथेटिकली द स्वीटनेस ऑफ मैंगो, ये जो है, या हम कहें, अगर हम कहें बात ग्रेप्स की, इट इज कंट्रोल्ड बाय एक्स एंड वाई। Dominant X allele, it will form 0.02 mg glucose, and dominant Y will also form 0.02 mg glucose। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये, तो इसका मतलब ये है, अगर ये है हर कंट्रीब्यूटिंग एलील कंट्रीब्यूट करती है, ये भी 0.02 0.02 0.02 और ये भी 0.02 ग्लूकोज बनाएगी, तो जिस प्लांट में ये वाला जीनोटाइप होगा तो वहां पे 0.08 मिलीग्राम ग्लूकोज हर पी सीड में, हर ग्रेप में मिलेगा, बहुत मीठा होगा। और अगर ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, इन सच केसेस कोई भी जीनोटाइप हो, इट विल बी 0.04 mg ग्लूकोज। तो दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां पर एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करती है और हर डोमिनेंट एलील इक्वली कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव। हम दोबारा समझा दो। मैं बताती हूँ। हमने डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में क्या कहा, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने कहा था, ये और ये फिनोटाइप सेम है, इजंट इट? चाहे ये फिनोटाइप था चाहे ये फिनोटाइप था, सेम फिनोटाइप। फिनोटाइप मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस। ये अगर 4 फीट का पौधा है या 2 फीट का पौधा है तो ये भी 2 फीट का ही था। ये नहीं कि इसकी अपनी हाइट इसकी अपनी हाइट, ऐसा नहीं। यहाँ पे दिस इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मींस अगर एक डोमिनेंट एलील है या दोनों डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील होनी चाहिए तो एक्सप्रेशन जो है वो डोमिनेंट वाला आएगा, ठीक है। बट अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती, अगर इफ, तो ये जो कैपिटल टी है, ये लेटर से 2 फीट हाइट थी, ये होता तो 1 फीट हाइट थी, या फिर हम कहते हैं लेटर से 2.5 फीट हाइट थी, 1.25 फीट हाइट है, और अगर ये है तो 0.25 फीट। ये तो हाइट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कि एक पी, ध्यान से देखो, है दोनों सेम है जीनोटाइप्स, बट फिनोटाइप्स अलग है। यहाँ पे दोनों डोमिनेंट एलील्स हो कि एक डोमिनेंट एलील हो, ठीक है, दोनों का फिनोटाइप सेम है। दिस इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। बट क्वांटिटेटिव यहाँ पर क्या है कि हर डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट शो करके, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स या फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। यहाँ पे क्या है, द फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील। समझ रहे हो? ध्यान से नीचे करके लिख लो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में राइट ऑन, इन मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इन मोनोजेनिक और मेंडेलियन इनहेरिटेंस, the phenotype depends on
presence or absence of the presence or absence of the dominant allele. Presence or absence of the dominant allele. Full stop. The number of dominant alleles does not matter. The number of dominant alleles, ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t. Number of dominant alleles does not matter. That is why it is called as, that is why Mendelian inheritance is called as qualitative inheritance. Qualitative inheritance. Whereas in polygenic inheritance, it is the number of dominant alleles in a genotype. It is the number of dominant alleles in a genotype which decides the phenotype. Which decides the phenotype. That is why the expression or phenotype of homozygous and heterozygous dominant, homozygous or heterozygous dominant will be different. Expression or phenotype of homozygous or heterozygous dominant will be different. Excuse me, मैम. बेटा मैम हम अगर कलर की बात करते हैं तो मैम जैसे आपने कहा कि पॉलीजेनिक जो हमारी इनहेरिटेंस है उसमें हमारा कलर, ह्यूमन कलर भी मैटर आता है. तो मैम हम देखते हैं जैसे कि कई पेरेंट्स जो हैं, कई पेरेंट्स में एक फादर होंगे, उनका बहुत कलर डार्क होगा और फीमेल का कलर बहुत ज्यादा लाइट होगा. तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो है हमारे जो बच्चे मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे वो टोटली व्हाइट हो जाएंगे और कई होंगे टोटली ब्लैक होंगे. इंटरमीडिएट जैसा कलर फॉर्म करने में वो भी कि कलर जो है, मैं एक चीज बताती हूँ. कलर हमने कहा ह्यूमन स्किन कलर इज पॉलीजेनिक ट्रेट, दैट आई एग्री. ठीक है, पहली बात तो वो फीमेल एल्बिनो नहीं होगी. यस मैम. ठीक है, और जो हमने डार्क फादर, जो हमारी तरफ से डार्क फादर है, हो सकता है वो होमोजाइगस, सारे के सारी जो है वो होमोजाइगस नहीं होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी है ना. हमारे लिए तो डार्कनेस बहुत, अब हमें नहीं पता उनका जीनोटाइप क्या है. ठीक है ना. यस मैम. ये भी बात है. और दूसरा, बहुत व्हाइट वाला एल्बिनो तो है नहीं है फीमेल, तो दोनों वो भी नहीं है. और कितने हैं. और तीसरी चीज कि स्किन कलर, एक तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और भी कई फैक्टर्स है बेटा. ह्यूमन बॉडी तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. यस मैम. फिर हमारे मतलब कि जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, हमारी लिविंग लाइफ पे स्टाइल पे भी डिपेंड करता है. धूप में कितना निकलते हैं, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट उतना ज्यादा निकलेगा जितना ज्यादा हम धूप में होंगे. फिर पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन की सिक्रीशन भी डिपेंड करेगी हमारे लिए. बहुत ज्यादा ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है. ओके. और रिसेंट स्टडीज ये कहती है कि जीन्स तो एक है, बट हम जीन्स के एक्सप्रेशन को विद अवर थॉट्स, विद एनवायरनमेंट मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ये एक बहुत लंबी डिस्कशन वाली बात है, हम उस पे नहीं जाएंगे. अभी हम जीन्स पे ही रहेंगे. ठीक है जी. अब जिसको नाव्या या अर्पिता, जिसको नहीं समझ में आया था बेटा, समझ आ गया ये चीज? यस. यहाँ पर अगर 2 जीन्स कंट्रोल कर रही है तो 2 जीन्स की 4 एलील्स होंगी. एक्स की भी 2 एलील्स, वाई की भी 2 एलील्स.
तो अब कौन सी एलील, वाई एलील डोमिनेंट है कि एक्स एलील डोमिनेंट है, ये नहीं मैटर करता. इट इज द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स which will, you know, which will cause the, which is the basis for a particular phenotype. Is it okay? Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ऑल्दो जो अब मैं तुम्हें करवा रही हूँ ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर है बुक में. आई विल टेल यू कि वो कहाँ पे दिया हुआ है, बट उसका जब तक हम ये टॉपिक नहीं समझाएंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा. ठीक है. अनदर हम आ जाते हैं. पहले आपने अपनी कॉपी पेंसिल छोड़कर ये समझना है. कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, मैं इनकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी, बट पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है. लेट अस से एक हमारा प्लांट है, दैट इज, एक हमने किया था वाइल्ड पी है, उसमें जो फ्लावर्स है पर्पल फ्लावर्स या फिर व्हाइट फ्लावर्स. हमने क्या देखा कि फ्लावर कलर जो है वो दो जीन्स से, the flower color is controlled by two non-allelic genes. And what is seen कि अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये पर्पल फ्लावर्स, अगर ये वाला है तब भी पर्पल, ये वाला है तब भी पर्पल, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है तो व्हाइट फ्लावर्स है, ये वाला है तो व्हाइट फ्लावर्स है, ये वाला है तब भी व्हाइट फ्लावर्स है. तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर भी दो जीन्स डोमिनेंट है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है. अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती तो ये सभी के सभी पर्पल होते. बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो कि फ्लावर कलर के लिए एटलीस्ट पी एंड आर दोनों की कम से कम एक एक डोमिनेंट फॉर्म होनी चाहिए. रिसेसिव का मतलब है, आई सॉरी, ये रिसेसिव का मतलब है ना होने के बराबर, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन तो है ही नहीं है यहाँ पे. तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली इफ बोथ द नॉन एलिलिक जीन्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन वन डोमिनेंट फॉर्म. दोनों की कम से कम एक डोमिनेंट फॉर्म होनी चाहिए. क्यों, ऐसा क्या है? ठीक है, तो होता क्या है, फ्लावर कलर में द पी जीन फॉर्म एंजाइम, जो आर जीन जो है कन्वर्ट या आर जीन फॉर्म रॉ मटेरियल. इस रॉ मटेरियल को हम कहते हैं आर जीन से जो बना है, इसको कन्वर्ट किया एंथोसियानिन पिगमेंट में, पर्पल कलर पिगमेंट में. किसकी हेल्प से? इस एंजाइम की हेल्प से. अगर पी जीन नहीं होगी, या नहीं होगी का मतलब रिसेसिव फॉर्म में होगी, अगर ये वाली फॉर्म होगी तो नो एंजाइम, रॉ मटेरियल बना रह जाएगा, एंजाइम होगा ही नहीं, नो एंथोसियानिन. अगर पी डोमिनेंट है बट आर रिसेसिव है, देन एंजाइम बना रहे,
रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो एंजाइम किस पे एक्ट करेगा? So there will be no anthocyanin. So these are complementary genes, right? अगर आप यहाँ पे पहले एक बार समझो फिर करना। अब अगर हमने बेटा, आप मुझे बताओगे, नवराज आपने बताना है बेटा, ये बताइए नवराज, इसका क्या फिनोटाइप है, पर्पल फ्लावर्स की व्हाइट फ्लावर्स? मैम पर्पल। और ये मैम वाइट। व्हाइट। इसको जब हम क्रॉस करेंगे तब क्या बनेगा? मैम 75% शायद नहीं पर्पल नहीं, अरे आप वो छोड़ो, ये देखो ना, ये इसका गैमीट कौन सा बनेगा? पीआर। मैम पीएनआर डोमिनेंट एंड पीएनआर रिसेसिव। तो यहाँ पे बताओ क्या जीनोटाइप होगा? मैम पीपीआरआर और मैम पर्पल होगा। कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर, so these will be purple flowers। और बेटा जल्दी से फटाफट से इसका डाया हाइब्रिड बनाओ, फटाफट से। आप मुझे बताओगे कि जब इसकी सेल्फिंग करो, अर्पिता आती है बेटा? यस मैम। चलो करो। इसकी सेल्फिंग अगर करेंगे 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। और यही 4 यहाँ पे बनेंगे। बनाओ फिर फटाफट से, पुनेट स्क्वायर बनाओ और आगे बताओ मुझे। किया बेटा? डन मैम। करो 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 करो। मैम 9 पर्पल विल फॉर्म। अभी देखते हैं बेटा, चलो आपका मुझे पता चल गया, बाकियों का भी अभी हम देखते हैं।
चलो जी, नाव्या एंड अर्पिता, आप दोनों बेटा अपना माइक ऑन करो जल्दी से। हाँ जी नाव्या, आपने मुझे फिनोटाइप बताना है, पर्पल है कि वाइट है, फर्स्ट बताओ। हाँ नाव्या, मैम ये क्या है दोबारा से? पर्पल। पर्पल। अर्पिता सेकंड, मैम वाइट। ये वाला, ये वाला। पर्पल। नाव्या, मैम वाइट। कैसे वाइट? मैम पर्पल। हाँ जी अर्पिता। मैम वाइट। बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, व्हाइट का क्या था? व्हाइट का मैंने क्या बताया था कि या तो ये वाली एलील होमोजाइगस रिसेसिव हो, या ये वाली हो, या फिर दोनों ही। देख रहे हो आप? यस मैम। या दोनों ही जो है होमोजाइगस रिसेसिव हो, तब जाके व्हाइट आएगा। अगर दोनों जीन्स की एक एक एलील भी डोमिनेंट है तब भी पर्पल फ्लावर है। तो अब बताओ अर्पिता, ये क्या है? पर्पल। पर्पल। चलो एक रो और बताओ। हाँ जी नाव्या। मैम पर्पल। पर्पल। हाँ जी ये वाला, वाइट। दिस इज वाइट। हाँ जी ये वाला, पर्पल। हाँ जी नीचे वाला, वाइट। वाइट। वेरी गुड। चलो जी, अब आ जाओ अक्षय एंड प्रथम। हाँ जी प्रथम, ये वाला, मैम पर्पल। दिस इज पर्पल। अक्षय नेक्स्ट, Purple. पर्पल। प्रथम, मैम वाइट। अक्षय। White. हाँ जी प्रभजोत एंड, बेटा एक मिनट।
चलो जी, हरमन एंड प्रभजोत। हरमनजोत बेटा इसका बताओ। मैम पर्पल। पर्पल। प्रभजोत वाइट। वाइट। हाँ जी हरमन, वाइट। वाइट। प्रभजोत वाइट। वाइट। वेरी गुड। तो अब कितने पर्पल हो गए? दो ही तीनों चाहिए, पर्पल एंड व्हाइट। तो कितने पर्पल है? 9। 9। तो रेशियो इज 9:7। सो दिस इज, अब यहाँ पे देखो मेंडेलियन रेशियो क्या थी? मेंडेलियन डाया हाइब्रिड रेशियो थी 9:3:3:1। यहाँ पे क्या रेशियो मॉडिफाई होगी? 9:7। राइट और नॉट? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये मेंडल ने नहीं मतलब ऑब्जर्वेशन की थी इस चीज की, क्योंकि उसके पास देख पहली बात तो ये वाइल्ड पी है, ये नॉर्मल पी नहीं है, यस मैम। ठीक है ना? तो दिस इज लेथायरस ओडोरेटस, पाइसन सेटाइवन नहीं है ये, और ये मेंडल ने देखी नहीं, ठीक है ना? और मेंडल ने क्या देखा था? मेंडल ने मैक्सिमम वो करेक्टर स्टडी किए जिसमें एक जीन एक ही करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन वन ओनली। जीन। यहाँ Yes. पे क्या है? देयर आर टू Two जीन्स genes. which control single character. Is it okay? Yes. ठीक है, तो ये बनाओ। पहले सबने बना ही लिया होगा, रेशियो लिखो। डाया हाइब्रिड रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स 9:7। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की डेफिनेशन लिख लो। पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स, पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स controlling the same character, but the character is produced, character क्या है? पर्पल कलर, ब्रैकेट में लिख लेना। but the character is produced only, ब्रैकेट में लिख लो पर्पल कलर, is produced only when both the genes are present in, when both the genes are present in at least one dominant form, are present in at least one dominant form. Is it okay? These Yes, are complementary genes. उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाती है बेटा सप्लीमेंट्री जीन्स। नेक्स्ट लिखिए सप्लीमेंट्री जीन्स। These are pair of non-allelic genes. These are pair of non-allelic genes which control the same character. Which control the same character. Each gene when present in dominant form produces the character differently. But when
but when present together, comma, the character gets modified. The character gets modified. ठीक है, तो अब हम फॉर एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा. सप्लीमेंट्री जीन्स, यहाँ पे क्या है, 2 जीन्स है. कौन सी 2 जीन्स है? यहाँ पर भी T एंड R ही है. T एंड R जीन्स कंट्रोल कॉम टाइप, जो कलगी होती है, कॉम टाइप ऑफ पोल्ट्री. ठीक है, P एंड R, आई एम सॉरी, P जीन अगर प्रेजेंट है मींस इस फॉर्म में R जो है वो रिसेसिव है, मतलब एक ही जीन प्रेजेंट है, P जीन. रिसेसिव तो जैसे हुई वैसे ना हुई. ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होगा P टाइप कॉम. अब है R जीन, मतलब सिर्फ R प्रेजेंट है, जो P जीन है वो रिसेसिव है, तो यहाँ पे आएगा रोज टाइप कॉम. और अगर दोनों जीन्स प्रेजेंट है, P एंड R जीन, चाहे ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है, मतलब दोनों जीन्स प्रेजेंट है, देन इट इज वॉलनट टाइप कॉम. और अगर दोनों ही एब्सेंट है, then it produces single comb. Then it produces single comb. ठीक है जी, तो अब हम वही बनाते हैं. क्रॉस करो, ये क्या है, दिस इज, जल्दी से कोई बोलो बेटा. मैम वॉलनट. वॉलनट. और ये सिंगल. और ये बनेगा इसके कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल R स्मॉल r. क्या बनेगा ये? वॉलनट. वॉलनट. करो इसकी सेल्फ रेशियो बताओ जल्दी से. मैम 9 और वॉलनट. अच्छा जी, 9 वॉलनट है. मैम 1 इज सिंगल कॉम्प.
one is single. मैम 3R P टाइप कॉम्ब 3p टाइप है, और अदर भी 3 टाइप 3 रोज टाइप. तो यहाँ पे although supplementary genes are different genes, but it has same diahybrid ratio. तो यहाँ पे सिंपल कर लो, the diahybrid ratio of supplementary genes. And please wait. हाँ कोई बात नहीं, कर लो कर लो. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ईच जीनोटाइप के पास एक फिनोटाइप है. हर एक जीनोटाइप के टाइप के पास एक फिनोटाइप है, हम ये कह सकते हैं. नहीं बेटा, इसका ये देखो, इसके और इसके ये अलग अलग जीनोटाइप है, पर यस मैम. यस मैम. हाँ जी, एवरीबॉडी डन. Yes, ma'am. मैम वो 9:3:4 पे लिखा है. बेटा ये कुछ में जो वो लास्ट वाला है ना, वो किसी ना किसी से, लेटर से रोज टाइप, कोई और एग्जांपल्स है, तो उसमें जो लास्ट वाला होता है वो भी इसी 3 में से, इस 3 या इस के में से किसी के साथ मैच करता है. ठीक है, तो रेशियो इज 9:3:3:1 या 9:4. इज इट ओके? Yes, ma'am. मैच मतलब जो रिसेसिव होगा PP स्मॉल p स्मॉल r वो चेंज हो जाएगा इसमें. बस हाँ, कुछ चेंज हो जाता है. अब मैं एग्जांपल्स नहीं, बेटे ज्यादा एग्जांपल्स करके याद क्या करोगे, बस सिर्फ यही याद रखो कि सप्लीमेंट्री जीन्स की रेशियो ये या ये हो सकती है. ओके. यस मैम. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. बट इसमें बेटा एक मैंने आपको टॉपिक करवाया था कि व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. किया था ना एक हमने. यस तो Ma'am. निकालो जरा वो वाला पेज निकालो कि व्हाई, एक हमने किया था व्हाई Mendel's work was not recognized. In 1884 or so. निकाला सबने वो पेज? Yes, ma'am. ठीक है, उसमें मैंने कई चीजें लिखवाई थी, उसमें कुछ चीजें और ऐड करनी है. कि एक तो मैंने कहा था कि मेंडल का जो वर्क था वो उस जर्नल में था जिसको ज्यादा जो है लोग पढ़ते नहीं थे. दूसरा, सेकंड, मोस्ट बायोलॉजिस्ट्स, ठीक है, did not accept the mathematical approach of
अप्रोच ऑफ मेंडल। मेंडल ने बेटा, मैंने तो तुम्हें बहुत थोड़े से मैथमेटिकल से बताया है, अदरवाइज मेंडल ने जब अपना डाटा कैलकुलेट किया तो उसने पूरा स्टैट्स यूज किया, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी बाइनोमियल इक्वेशंस की, काफी सारी एक्सपेंशंस की। ठीक है, बायोलॉजिस्ट के वैसे ही जैसे मेरा दिमाग है वैसे बाकी बायोलॉजिस्ट का होगा, ज्यादा पल्ले मैथ्स पढ़ता नहीं। तो उन्होंने मेंडल को कहना हमें समझ ही नहीं कुछ आ रहा, हम मेंडल का क्या माने। ठीक है, तो दे डिड नॉट एक्सेप्ट, दे कैन नॉट यू नो दे कैन नॉट अप्रिशिएट हिज अप्रोच, इसलिए जो है वो मेंडल का जो काम है वो नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एक और ऐड करना है आपने कि अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल ने क्या कहा कि ईच करेक्टर is controlled by stable and discrete factors। discrete मतलब distinct factor है। बट उस टाइम क्या चल रहा था, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थी। ठीक है, बट this could not explain, ठीक है, बहुत सारी चीजों का तो पता ही नहीं था। this could not explain continuous variations in the organisms occurring in nature, क्योंकि बेटा उसको कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीथल, कई तरह की इंटरेक्शन, पॉलीजीन्स, प्लियोट्रॉपिक जीन्स, ये पता ही नहीं थी मेंडल को। उस टाइम तक इस पे कोई, वो तो सिंपल से उसने रूल्स दिए। तो ये चीजें, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, बहुत सारा एवोल्यूशन पे काम चल रहा था, वेरिएशंस पे काम चल रहा था, तो जो मेंडल ने कहा उसका एवोल्यूशन से कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा था। ठीक है, दैट्स व्हाई Mendel's work was not accepted। और Mendel could not give, क्योंकि माइक्रोस्कोप उस टाइम ज्यादा नहीं था, could not give physical proof of discrete factors। वो कुछ उनको दिखा नहीं पाया कि फैक्टर्स होते हैं, किसके बने होते हैं, ये नहीं दे पाया। ठीक है, उस टाइम इतनी सारा डिस्कवरीज नहीं थी, इसलिए मेंडल का जो है वो काम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अलग पेन से लिख लेना कि 1900 में यू नो मेंडल्स वर्क rediscovered by, ये अलग से लिखना, अब नए हम करेंगे। ठीक है, ये तो उसमें ऐड करना था पुराने वाले टॉपिक में, अब ये नया है कि 1900 में मेंडल्स वर्क रीडिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस, और कौन था, बेवराइज एंड शर्मा। मैम ये भी हमें वही लिखना है? नहीं, ये अलग से, अब जो मैं पहले बताती हूँ, पहले तुम समझो। एक तो ये रीडिस्कवर हुआ, दूसरा एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, ड्यू टू विच nucleus and chromosomes can be observed। क्रोमोसोम्स पता चले, न्यूक्लियस पता चला।
amount of chromosomes during meiosis या gamete formation are also observed. meiosis पता चली, gametes पता चले, chromosomes पता चले, ठीक है? From all these from Mendel's work and post-Mendelian observations. साइंटिस्ट्स का नाम है सटन एंड बोर्ली. They proposed chromosomal theory of inheritance. मैम वो स्पेलिंग बोलना scientist के. Sutton, SUTTON. Sutton and Boveri, BOVERI. They proposed, क्या उन्होंने दिया? Chromosomal theory of inheritance. Is it okay? ठीक है जी. और ये chromosomal theory it draws parallelism between chromosomes and Mendelian factors और genes. ठीक है, दोनों ने, मतलब उसने कहा कि मेंडेलियन फैक्टर्स ने भी तो यही कहा था, मेंडेलियन फैक्टर्स भी तो यही थे. ठीक है, जैसे जैसे क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, मेंडल के फैक्टर्स भी अलग हो रहे हैं, मेंडल ने भी यही कहा. तो उसने दोनों में एक पैरेललिज्म जो है वो ड्रॉ किया कि क्या दोनों चीजें सेम है, क्या मेंडल ने भी यही कहा था. इससे मेंडेलियन लॉज को और स्ट्रेंथ मिली. ठीक है, तो हम ये देखते हैं. एंड आई विश मेंडल उस चीज को देख रहा हो ऊपर से. ठीक है, तो क्या देखा? यहाँ पे आ जाइए क्रोमोसोम्स और यहाँ पे मेंडेलियन फैक्टर्स. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता है कि क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स, और ऐसे ही मेंडल ने कहा था ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील्स, चाहे वो सेम है या डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो नीचे क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स. और उधर लिख लीजिए ईच कैरेक्टर हैज 2 factors in an organism. Each character has 2 factors in an organism. ठीक है, सेकंड आ जाइए. ड्यूरिंग meiosis the
homologous chromosomes get separated. Homologous chromosomes get separated so that the gamete has Can you repeat? The homologous chromosomes get separated during meiosis so that each gamete has one chromosome of a pair. One chromosome of a pair. और यहाँ पे the two factors of a character, इधर लिख लो, the two factors of a character also get segregated. So that each gamete has only one factor and is called as pure for that factor. और थर्ड आ जाइए, different chromosomes separate independently of each other. Independently of each other. ठीक है, आप यहाँ पे देख ही रहे, या तो ये होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, ठीक है। और मेंडल ने भी यही कहा, the two factors controlling different characters, Mendelian factors में भी आ रहे, the two factors controlling different characters get separated independently, during gamete formation, आप ये साथ साथ बनाते चलो। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, My class, chemistry ये class. अच्छा, बस ये थोड़ा सा, बस ये 2-3 पॉइंट्स लिख लो। Okay. ठीक है जी, बस 1-2-3 मिनट है। बना लिया बेटा? नेक्स्ट लिख लीजिए सटन, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो सटन, SUTTON, अंडरलाइन कर लेना सटन को। सटन यूनाइटेड नॉलेज ऑफ
बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी सटन एंड बोवरी ने, उसके बाद सटन ने काम किया। सटन यूनाइटेड knowledge of chromosome segregation with Mendelian principles. And called it the theory of inheritance. Chromosome and called it, काम दोनों ने किया, and called it the chromosomal theory of inheritance. मैम सटन से SUTTON, Sutton United Knowledge of Chromosome Segregation with Mendelian Principles and called it the chromosomal theory of inheritance. मतलब नाम किसने दिया chromosomal theory of inheritance? सटन ने, काम दोनों ने किया था, and called it the chromosomal theory of inheritance. नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ chromosomal theory of inheritance was given by Thomas Hunt Morgan. And co-workers. Thomas Hunt Morgan and co-workers who discovered the basis of variations. Who discovered the basis of variations during sexual reproduction. Thomas Hunt Morgan, T.H. Morgan is known as father of experimental genetics. Our last point, he worked on Drosophila melanogaster. That is fruit fly. ठीक है जी, तो आज हम यहाँ तक करेंगे बेटा. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट वी विल प्रोसीड फर्दर. ठीक है.